हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाचन तंत्र बेसिकली होता क्या है? बेसिकली पाचन तंत्र का काम होता है किसी चीज़ को खाकर पचाना और बाकी के अपशिष्ट पदार्थ को मलमूत्र द्वारा त्याग देना। उस चीज़ को बोलते हैं पाचन तंत्र। मुंह से स्टार्टिंग होके लास्ट तक, अंत तक जाता है, छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत की तरफ। इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है आपका? वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। कौन कौन से अंग हैं? मुख, ग्रासनली, आमाशय, बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, पित्ताशय, यकृत और मलाशय। ये सारी चीजें भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इस सारे चीजों को मिलाकर जो समूह बनता है उस रूप को पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे जटिल कोई भी हार्ड भोजन खाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के मिस मिसा बनाकर पिच लिप चिपड़ा बनाकर, मतलब बिल्कुल तोड़कर महीन करके इसको पचाया जाता है, जिस क्रिया को करने में 4 से 5 घंटे शरीर को लगते हैं। वैसे पाचन तंत्र दो भागों में होता है आपका। जैसे एक आहार नाल और एक आपका पाचन ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है। आहार नाल में क्या क्या चीजें होती हैं? आहार नाल के अंतर्गत आता है आपका मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गूदा। ये क्या होता है? यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गूदा तक जाता है। मुख गुहा से, यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट तक गूदा तक जाता है। ठीक है, वेस्टेज तक। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में। यानी आहार नाल कहाँ तक जाती है? छोटी आंत से होता है बड़ी आंत की तरफ। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इस क्रिया की पूरे यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरी लंबाई लगभग 32 फीट की होती है। ये क्रिया होती है। इसके साथ साथ इनमें जैसे यकृत में, उसके बाद क्या होता है, जैसे आपकी ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि मुंह में बनती है, पित्त ग्रंथि पित्ताशय में बनती है। ग्रंथियां भी साइड के साथ भोजन में मिलती रहती हैं, जिससे भोजन को जलने में, मिसमिसा बनाने में, पचाने में सहायक करती हैं। उपाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पित्ताशय और अग्नाशय। ये क्या चीज होती है इसके बारे में देख लें। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइमों का निर्माण करती हैं, एंजाइम बनाती हैं, और जो जगह जगह स्रावित करती रहती हैं और भोजन में मिलती रहती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती है हमने देख ली। लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा कहाँ है? ये गया आपका मुख, ये वाला मुख गुहा। यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से हम खाना खाते हैं। प्रारंभ होती है पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत आपकी ये वाली, अंदर वाली छोटी आंत है, में जाके पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ये जाता है, फिर यहाँ तक तो पूर्ण हो गई। इसके बाद ये जाती है बड़ी आंत, इसमें सिर्फ खाली जल अवशोषित होता है। उसके बाद पाचन वाली क्रिया पाचन होगी, बाकी का बचा हुआ गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ओनली जल अवशोषित करती है ये। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता है, आधे पौन घंटे बाद पानी पीते हैं, जिससे भोजन पच सके। अच्छा, मुख गुहा क्या होता है? ये तो सब लोग जानते ही हैं। मुंह में किया गया, मुंह से खाना खाते हैं उसी चीज को। उसके अंदर क्या क्या होता है? पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यानी यहीं से, जैसे हमने खाना खाया मुख गुहा में, यानी पाचन मतलब आपका पचना यहीं से शुरू हो जाए। मुख गुहा में एक खाली जगह होती है, जिसमें एक जीभ होती है, 3 जोड़ी लार, लार ग्रंथि जो मानवीय लार निकलती है, जो सबकी बार सबकी लार निकलती है। उसके अलावा 32 दांत भी होते हैं मुंह में। ठीक है, पाए जाते हैं। लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव का निर्माण करती हैं। 1 से 1.5 लीटर तो मतलब लार बना देती है। ये सबकी मुंह में बनती है लार, लार टपकती रहती है किसी किसी के, वही लार जो लगवा लगवा 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, और यही भोजन को पचाने में सहायक करती है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। यही टाइलिन सांप की जो, सॉरी ये टाइलिन नहीं, सांप की अलग चीज है वो। लार ग्रंथि में कौन कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन नामक
एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम निकलते हैं। लाइसोम क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। जैसे मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, जैसे खाने में कोई मिट्टी वगैरह आ जाती है तो इसको क्या करता है? लाइसोम उसे मार देता है, अंदर नहीं जाने देता। और बाकी का बचा HCl मार देता पेट में जाके। और टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लस लस बना देते हैं। म्यूलिन जो एंजाइम होता है मुंह में, जो लार में पाया जाता है, वो कैसा बना देते हैं? चिपचिपा लस लसा बना देते हैं, जिससे उसे निगलने में या लीलने में आसानी होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। पैरोटिड, ठीक है, यही सांप में पाई जाती है। पैरोटिड जो जहर जहर होता है वही। ठीक है। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है। जैसे जो आपकी पैरोटिड होती है ग्रंथि संक्रामित हो जाती है विषाणु से, विषाणु हो जाती है, यानी बीमारी एक तरह से लग जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, उसे बोलते गलसुआ, मम्स। मम्स जो मुंह के नीचे निकल आता, मम्स गलसुआ बोलते कान गाल के नीचे। जैसे सांप में पैराटिड ग्रंथि प्लाजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करती है। ये वही चीज है, वही वाली ग्रंथि, उसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आपने मुंह के बारे में पढ़ लिया, अब मुंह में और क्या रह गया? एक जीभ, जीभ तो सबने देखी ही है। और बाकी का दांत, दांत के बारे में देख लें। दांत, टीथ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम का ही पूरा दांत होता है। ठीक है। दांत का निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है और 10% CaCO3। ठीक है, 10% CaCO3 का होता है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का होता है। दांत का संरचना टूट फूट फ्लोरीन के कारण होती है। दांतों की टूट फूट होती है वो किसके कारण होती है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के कारण ही होती है। मानव दांत की 2 परतें होती हैं, एक बाहरी परत, इसे इनामेल कहते हैं, इनामेल ये वाला। और जबकि एक आंतरिक परत होती है इसे डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। जैसे ऊपर वाला हिस्सा दांत का, ये एक अंदर की तरफ दसा हुआ होता है, आंतरिक वाला डेंटाइन कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत इनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल दांत की रक्षा करता है, दांत की केयरिंग करता है। धसा हुआ होता है उसमें दांत एकदम मजबूती से, वो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम ही पाया जाता है। ठीक है। अब आपके दांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे दांत जो टूट के फिर दोबारा उगते हैं, और एक ऐसे दांत एक बार उगने के बाद दोबारा नहीं उगते हैं। जैसे दूरदंती, इसको बोलते डी अफायोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डिफायोडेंट या दूरदंती बोलते हैं, जो 2 बार आते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है, ये दांत टूट के फिर दोबारा आते हैं। और एक होते हैं एक बार दंती, जो एक बार आते हैं जीवन में। ये जैसे अकल की दाढ़, अकल की दाढ़ होती है उसे दांत बोलते हैं, जो सिर्फ एक बार आता, उसे बोलते हैं मोनोफायोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है। दांत के बारे में 32 दांत होते हैं। और 2 प्रकार के दांत होते हैं, 2 टाइप के दांत। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो टूट के फिर दोबारा निकलते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार निकल जाते हैं। अब दांतों के प्रकार, मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक कृतक, रंदनक, अग्रचवड़ा और चवड़ा। ठीक है, इन चारों के बारे में देखेंगे। कृतक, इंसौर, ये कृतक, ये वाले इंसौर दांत जो आगे के वाले दांत होते हैं, रोटी तोड़ते हैं, हैं इंसौर। इसे नोज टीथ भी कहते हैं, नाक के दांत भी कहते हैं। ये भोजन को काटने में काम आता है, रोटी को तोड़ते हैं। मानव में ये 4 होते हैं, 4+4, 4 नीचे और 4 ऊपर, ऐसे 8 दांत होते हैं। ये शाकाहारी जानवरों में कृतक चौड़ा होता है,
चौड़ा होगा तो शाकाहारी जानवर में तो खाना तोड़ने में आसानी होगी। जैसे कच्चा घास फूस खाते हैं और रदनक कैनाइन, इसे आई टीथ भी कहते हैं, आंखों के दांत। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी भोजन जैसे खाया फिर उसको चीड़ा फाड़ी करेंगे, उसको मल मसमस्सा बनाएंगे लिक्विड टाइप का। मानव में इनकी संख्या 2+2 होती है। ये आपके कहना है ये गए, ठीक है। एक दो यहाँ होते हैं और दो ऊपर वाले में होते हैं, जैसे 4 होते हैं। मांसाहारी जानवरों में कैनान अधिक नुकीला होता है। नुकीला होगा तो मांस को अच्छा फाड़ देगा, फाड़ने में आसानी होगी मांस को खाने में, मांसाहारी है तो। एक होता प्रीमोलर, दो तो हो ही गए, एक कृतक और एक रंध्रनख। अब होता प्रीमोलर, अग्र चवड़क। प्रीमोलर ये गए आपके, ये दांत है प्रीमोलर, ठीक है। 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। अब इसका काम होता है अग्र चवड़क होते हैं, ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इससे चीक टीथ भी कहते हैं, गाल के दांत, यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, उनको तो भोजन ही नहीं चबाना, वो तो सिर्फ लिक्विड चीज लेते हैं, दूध जैसी चीजें। वयस्क, इसमें संख्या 4+4 वयस्क जो होते हैं, वयस्क जो मतलब समझदार हो जाते हैं, वयस्क लोग, इनमें इनकी संख्या 4+4 8 होती है। 4 नीचे 4 ऊपर, ये प्रीमोलर आपके ये दांत होते हैं, ये दिख रहा है आपको। मोलर चवड़क, मोलर होते चवड़क, इसे विजडम टीथ कहते, अकल की दांत, अकल के दांत बोलते हैं, अकल के दांत, गांव में अकल की दांत निकलती है भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों में तो अकल की दाढ़ आती नहीं है। वयस्क में इसकी संख्या 6+2 = 12 होती है, अर्थात 4 प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा संख्या 12 मोलर ही की है। इस चारों प्रकार के आपके जो दांत हैं उसमें सबसे ज्यादा मोलर पाए जाते हैं 12। बाकी के कृतक हैं आपके संख्या में 8 पाए जाते हैं, और रंधक है वो संख्या में 4 पाए जाते हैं, और आप अग्र चवड़क है वो संख्या में 8 पाए जाते हैं। बाकी मोलर के जो दांत हैं, मोलर चवड़क हैं, वो संख्या में 12 पाए जाते हैं। बच्चों में प्री मोलर का पूर्ण अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। जब मोलर होगा, मोलर विजडम दांत होते हैं, वो तो बच्चों में होते नहीं है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, जो दूध के दांत भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इस 20 दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं, ठीक है। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण रूप से टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 ये और 32 ये, कितनी हो गई? 52 टोटल। लेकिन 20 टूटने के बाद ही उसके रिप्लेस हो गई तो 32 बनते हैं दांत, इसलिए टोटल संख्या 32 ही होती है। किसी किसी में ज़्यादा होती है, किसी किसी में कम होती है, लेकिन मानव में तो 32 होती है। देखें किसमें कितनी होती है। पक्षियों की चोंच दांत का ही एक रूपांतरण भाग होता है, ठीक है, उनके दांत नहीं होते तो चोंच होती है। हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकंड कृतक होता है, दूसरा कृतक होता है, ठीक। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़े में पाए जाते हैं, इनमें 44 दांत पाए जाते हैं। मच्छर में 47, ये आपके जो स्तनधारी हैं उसमें सबसे ज्यादा 44 दांत होते हैं, जैसे एक सुअर है और एक घोड़ा है। बाकी आपको ये मच्छर में सबसे ज्यादा, इसमें देखो 47 पाए जाते हैं, जबकि गाय भेड़ में भी 32 मानव की तरह ही पाए जाते हैं। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट, अब आपके हमने दांतों के बारे में बता दी, अब पाचन तंत्र पर आ जाए। यानी कि दांतों का काम भी पाचन तंत्र में सहायक होता है, क्योंकि भोजन को तोड़ने, काटने और लसलसा बनाने में कामयाब करते हैं, छोटा बनाने में काट काट के। उसके बाद आपका जो भोजन है मुंह के बाद सीधा जाता है ग्रास नली में, ठीक है, ग्रास नली में जाता है। इसके बारे में देखो, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ग्रास नली, मुख गुहा, जैसे आपका फिगर था, फिगर में आए, जैसे आपका ये मुख गुहा है, नीचे लाकर ये आपकी ये नली है, ये वाली, अब ये इसमें आके जोड़ देता है। ये आपका आमाशय है, इसमें लाके जोड़ देता है, ये इसका कार्य होता है, ठीक है। ये वाला मुख गुहा, मुंह ऊपर वाला भाग जिसमें हम भोजन खाते हैं, उसके बाद एक नली आती चल के, उसे बोलते
ग्रास नली। ठीक, यह नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। मुंह से सीधा धीमे धीमे चल के सीधा, जैसे ये पाचन क्रिया है, ये यूं करके, ये यहाँ से आपका मुंह होता है, मुंह से यूं चल के इसमें, तो इसमें कोई क्रिया नहीं होती, ये सिर्फ लाने का काम करता है, वो भी धीमे 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 लाता। नली छोटी होती है, आराम से आता है। आने के बाद आपका सीधा आता है आमाशय में। आमाशय मतलब पेट। ठीक है, आमाशय के भी भाग होते हैं, देखते हैं आमाशय। आमाशय में आ गए तो पेट में आ गए स्टोमच। यह थैली नुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करते, या संग्रहित मतलब इकट्ठा करती है, भोजन को यहाँ लाके इकट्ठा करती है, संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। इसमें भोजन इकट्ठा होता है, उसके बाद क्रिया भी करता रहता है। यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रोक के रखती है आमाशय। पेट में लगभग भोजन 4 घंटे रहता है। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, और 4 घंटे रहेगा उसमें पेट में, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही करेगा। ये देखो, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ग्रास नली भोजन यहाँ से आया सीधा पेट में, यही वाला भाग है, इसके अंदर का भाग ये बना दिया हमने। ठीक है, ये वाला ग्रास नली से आया कार्डियक में। कार्डियक में होता है आपका SCL। ऐसे हमने भोजन खाया, ठीक है, भोजन में मान लो कोई गंदगी चली आई, जैसे मिट्टी वगैरह है, तो HCL का काम होता है उसको खत्म कर देना, गंदगी को खत्म करता है। वैसे तो लार ग्रंथि भी करती है थोड़ा बहुत, बाकी की जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे बच्चे ज़्यादा मिट्टी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ कटेगी, बाकी के ग्रास नली से होती हुई आमाशय पेट में आई, पेट में बैठा आपका SCL बाकी की गंदगी काट देता। उसके बाद कहाँ जाएगा भोजन? फंडिक में। फंडिक में एक ये रूजी होता है, रूजी ये नुकीली होता है। अगर पेट खाली होगा तो एकदम ये सतर हो जाते हैं, सतर हो जाते फिर ये चिपने लगती हैं पेट में, तभी हमें भूख का एहसास होता है। जो रूजी जो एकदम तन जाते हैं, अगर इसमें भोजन आ जाता है तो इसमें आके भोजन फंस जाता है, या फिर ये वहीं के वहीं रह जाती है, तो हमें एहसास नहीं होता है भोजन करने का। ठीक है, इसके बारे में देखो, तो कार्डियक से HCL निकलता है, HCL निकलता है हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को भी मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय भी बनाता। अम्लीय बनने के बाद फिर कहाँ पे आएगा आपका? फंडिस में, और इसमें और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। उसके बाद कहाँ आया भोजन? फंडिक में। बीच का भाग होता है, सही है, बीच का भाग है। इसके बाद आपका पाइलोरिक है, उससे ऊपर का कार्डियक है। ठीक है, बीच का भाग है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। रूजी के बारे में आपने देखा, रूजी ये कांटेनुमा होती है, यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करती है, रोक लेती है और पाचन फिर होता रहता है। ठीक है, जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता और चुभने लगता, और हमें भोजन करने का एहसास, यानी कि खाली पेट भूख लगने का एहसास होने लगता है। अब पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये आपका जो पाइलोरिक है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथियां भी थी साथ में, जो यहाँ से ग्रंथि को स्रावित करती है और भोजन में मिला देती है, इसका ये काम है, जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर ग्रंथि काम नहीं कर रही तो उस रोग को क्या बोले? गैस्ट्रिक। ठीक है, गैस्ट्रिक या गैस बनना कहलाता है। वैसे गैस आपका HCL की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, HCL की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपकी गैस बनने लगती है, उबकाई आने लगती, खट्टी खट्टी, और ये अम्ल बनाता है। ठीक है, और जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। जैसे आप दूध पीते हो, कहाँ पर आएगा? लिक्विड है, तो लिक्विड में मान लो यहाँ से पिया हमने दूध, सीधा ये दूध पीते हुए सीधा आमाशय में इधर की तरफ आ जाएगा, ये वाले भाग में। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? दूध से दही बना देगा, दूध से दही बनाता, अर्थात दूध को पचाता है। दूध से दही बनेगा, उसके बाद दूध पचेगा, इसलिए दही सीधा सीधा पच जाता है। यह दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसीनेट में बदल देते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन वाली कोई चीज खाते हैं उसको पाचन का काम करता है पेप्सिन, और दूध को कौन? रेनिन पचाता है। दो चीज होती हैं, यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। ये प्रोटीन का बदल देता है पेप्टोन में। भोजन आमाशय में के बाद अब यहाँ से भोजन, यहाँ से 3 क्रिया गया करके, कार्डियक, उसके बाद गया फंडिक्स में, उसके बाद गया और पाइलोरिक में। पाइलोरिक में होने के बाद ये आपका, उसके बाद ज़्यादा आपका सीधा सीधा
छोटी आंत में। कहाँ जाएगा यहाँ से भोजन? छोटी आंत में। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है और भोजन अब कायम का रूप ले चुका होता है। कायम का रूप ले लिया और कहाँ चला गया आपका? आपका पहुंच गया छोटी आंत में। ठीक है। अब जैसे एस सी एल की, अगर एस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में जान लो। जैसे आपका एस सी एल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, मान लो गैस बनने लगी गैस। अब इसको एस की मात्रा कम करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस इस चीज़ को देते हैं शरीर में लिक्विड टाइम में। जैसे आपका गैसो फास्ट आता है और इनो आता है। इनो में क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है, जो जाके एस को मेंटेन करता है और मेंटेन करके एकदम डकार में बाकी गैस बाहर निकल जाती है और पेट की गैस खत्म हो जाती है। ठीक है, वही है, ये MgOH का होल ट्वाइस ही कार्य करता है उसमें। अब आपकी आ गई छोटी आंत, आमास, यानी कि आपका पेट से कहाँ गया भोजन? फिर छोटी आंत। तो पेट से क्रिया करके 3 क्रिया की, वहां से अब आ गया आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या करता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत। अब यहीं आके पूरा भोजन आपका पच जाएगा। तो यहाँ भी 3 भाग होते हैं पाचन के। एक पक्वास है, इसे डियोडेन बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंट्री करता है? उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगा भोजन? जेजुनम। जेजुनम, जेगा आपका जेजुनम। उसके बाद कहाँ जाएगा? इलियम में। इलियम में वो यहाँ तक भोजन पच जाए, उसके बाद जाएगा भोजन बड़ी आंत में। इसमें तो पच ही चुका, बाकी का जो रहती है वो बड़ी आंत में होती है क्रिया। क्रिया तो होती नहीं है, वहाँ सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अब इसके बारे में समझ लो। ग्रेडी जो ग्रेड करता है भोजन आमाशय से, पेट से उसने खींच के भोजन ले आया छोटी आंत में। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, जो आपकी छोटी आंत उसका पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन कायम ग्रेडी में आता है, जहाँ उसमें पित्त मिलती है। पित्त, पित्ताशय जो होता है वो वहां से पित्त छोड़ता है, छोटी आंत में चला जाता है। जो पित्ताशय लगा होता है वह क्षारीय बन जाता है। ग्रेडी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कैकेसेंटोकाइनिन और सिकेटीन। ये इसको देख लो, काइनिन को। यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। भोजन को क्षारीय करना है। भोजन आप आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में आने का पहला भाग कौन सा? ग्रेडी। ग्रेडी में जाएगा तो फिर आपका देखता रहता है पित्ता। पित्ता से क्या करता है? अपना पित्त निकाल देता है अपना। ठीक है, ग्रंथि होती है ये भी पित्ता से निकालने के बाद या स्रावित करना एक ही बात होती है। और उत्तेजित करके और भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय मिल जाता है भोजन में, जो छोटी आंत में आया हुआ है। उसके बाद क्या होता है? सिक्रेटिन, ये अग्नाशय को और अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। अब भोजन यहीं पर पचना शुरू हो जाता है। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस कहते हैं, क्योंकि भोजन तो आके छोटी आंत में ही पूरा पचना है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। जैसे ट्रिप्स, एमाइलेस और लाइपेस, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं आपकी अग्नाशय में। ट्रिप्सिन क्या होता है? यह प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइन में बदल देगा। आपकी जैसे कोई चीज़ आपने खाया, प्रोटीन आई, उसमें प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्टिन। उसके बाद एमाइलेस, यह स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ देता है। इसका भी, यानी कोई मंड आया उसके रूप में, स्टार्च के रूप में शर्करा में तोड़ देता है। बाकी का लाइपेज, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में बदल देता है। बाकी इसका काम होता है। ठीक है, इन तीनों लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। ये आपको प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन को बचाएगा। ये आपका स्टार्च को, ये आपको जो वसा होता है उसको तोड़कर वसीय अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, ये छोटी आंत में ये काम होता है आपका स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो, आपका पहला भाग तो हो गया। अब आ गया जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है? जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। ग्रेडी और बाद भोजन को जेनुनम में जाता है। ग्रेडी में गया, ग्रेडी के पहले स्टॉप में, उसके बाद गया जेनुनम, और जेनुनम के बाद इलियम में जाता है। इलियम, इलियम तीसरा भाग था, आपने देखा था। ये पहला भाग, इलियम तीसरा भाग,
और जेनुनम दूसरा। इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ से क्रिया करके सीधा भोजन यहाँ से निकलता हुआ बाई पास होता हुआ कहाँ पहुँच जाता, इलियम में। इलियम के बारे में, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, देख लिया अपने फिगर में, इसमें देखा लास्ट में भाग है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होते हैं, यहाँ से पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। यहाँ से कई प्रकार की आंत रस निकलता है, इस सभी आंत रस को सक्सेस स्ट्रीकस कहते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं एंजाइम देख लो, एरिपीन और इरेपेप्सिन, लाइपेस, माल्टेस, सुक्रोज और लैक्टोस। पहले नंबर पर देखते हैं इरेपेप्सिन, यह प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण कर देता। एरिपेप्सिन पूर्ण रूप से पाचन कर देता भोजन, प्रोटीन, पेप्टोन, पेप्टाइन। पहले पेप्टोन में गया था आमाशय में, उसके बाद पेप्टाइन, अब क्या बनेगा एमिनो एसिड, ठीक है, इलियम में आकर। अब लाइपेज, लाइपेज यह वसा का पाचन करता और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में बदल देता है। पहले लाइपेज क्या काम करता है, वसा को हम तोड़ेगा ग्लिसरॉल में और वसी अम्ल में, पीछे थोड़ा था देखा था आपने। अब आपका माल्टेज, यह माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज है, सुक्रोज यानी चीनी, मीठी चीज को, चीनी को पचाता है। लैक्टोज या लैक्टोज जैसे ग्लूकोज वगैरह होता है उसको ये पचा देता है। नोट, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई अवशोषण चूषण करने का कार्य करती है। जैसे पानी आया तब अवशोषण का काम करती है, जैसे ज्यादा मात्रा में पानी आ गया तो उसको चूस लेगी। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। बाकी की जगह जगह इसका काम होता है, इसीलिए क्या लगी होती है बिलाई। बिलाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है इसकी कि भोजन में आने वाले ज़्यादा पानी को पी सके, अवशोषित कर सके। लेकिन क्या होता है यार, मानव जैसे पानी खाना खाने के बाद जस्ट पी लेता है, इतना थोड़ी अवशोषित कर ले तो फिर भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है क्योंकि सारी शरीर के अंदर के भाग कार्य करने लगे थे। आमाशय आपका छोटी आंत बड़ी आंत से सारे काम करने में लग जाते हैं, जिससे सुस्ती आ जाती है दिमाग में और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण में नींद आने लगती है। जो ब्लड था, जो आपका रक्त था, वो कहाँ पे आ जाता है, भोजन को पचाने में कार्य में लग जाता है। ठीक है, छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है, काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है, बड़ी आंत में चला गया आपका। ठीक है, लीवर, लीवर के बारे में देख लो। लीवर यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आहार नाल, आमाशय, ये पेट और से जुड़ा हुआ ये भाग होता है, ये देखो ये वाला, ये पित्रस होता है, ये यकृत होता है, यकृत लीवर। ठीक है, इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, ये अपनी स्वयं रक्षा करता है। जैसे कोई चोट उठ आया तो खुद को अपने आप सही कर लेता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय, ये आपका पित्ताशय, पित्ताशय आपका स्टोर का काम करता है। ठीक है, इसमें कोई चीज स्टोर होती है, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। यहाँ से पित्त जो आता है वो यहाँ के आके इकट्ठा हो जाता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता, पित्त का निर्माण नहीं, ये स्टोर का काम करता है सिर्फ। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल देते हैं। जैसे पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है, स्टोन पथरी हो जाती है तो वो कभी भी सही नहीं हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं, पित्त का काम होता है सिर्फ इकट्ठा करना बस। यकृत से जो पित्त रस आता है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। अगर इसमें स्टोन हो जाए तो इसको काट अलग कर देता है और इस चीज को, जो आपकी जो नली है, इसको सीधा जोड़ देते हैं यूं करके। बस स्टोरी तो नहीं होगा, बाकी का काम तो यकृत सीधा निकाल देगा फिर यहाँ से पित्त रस को, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। फिर पित्त एंजाइम न होते हुए भी भोजन में पचने में सहायक होते, भोजन को पचाने में सहायक होते। पित्त भोजन का क्षारीय
बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है और पित्त का पीएच वैल्यू होता है 7.8 से 8.5 तक रहता है। यह पित्त भोजन कायम में उपस्थित वसा फैट को तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। ठीक, ये आपका यकृत है। यकृत में ये आपका लगा पित्ताशय, ये आपका स्टोर का काम करता है, यहाँ से रस निकलता है पित्त रस, और ये स्टोर होने के बाद ये आने वाले भोजन में छोटी आंत में आता है, उसमें पित्त को छोड़ता रहता है स्टोर करने के बाद। अगर ये नहीं होगा तो ये यकृत से आने वाला पित्त रस डायरेक्ट ही आपका छोटी आंत की तरफ जाता रहेगा। नेक्स्ट आपकी बड़ी आंत। अब छोटी आंत से भोजन गया आपकी बड़ी आंत में, ठीक है, और यहाँ भोजन पचता नहीं है, यहाँ तो पहले ही आ गया पचा हुआ भोजन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल अवशोषित होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। सीकम, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ये वाला भाग सीकम, यहाँ पे ये यहाँ छोटी आंत से जुड़ा होती है, यूं करके छोटियाँ यूं करके जुड़ के यूं करके निकल के सीधा मलाशय से होता है, गूदा से गंदगी बाहर निकल जाती है। सीकम। कॉलोन, ये आपको कॉलोन के 3 भाग होते हैं, एक ये कॉलोन 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 3-4 भाग हैं देखो कॉलोन के। उसके बाद रेक्ट या मलाशय, उसके नीचे होता है मलाशय, उसके बाद होता है गूदा, जो आपके अपशिष्ट को बाहर निकालता है उसे गूदा बोलते हैं। जब एक बीमारी हो जाती है मानव को, उसे पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स क्या होता है, ये मलाशय वाले भाग पर आने वाली गंदगी यहाँ जमा होती रहती है, तो इसमें चिपक जाती है, ठीक है, चिपक जाती है तो आपका गूदा से गंदगी आने में दिक्कत होती है। फिर ये चिपके चिपके यहाँ पर आपको ये मान लो एक तरह से खाल या मांस बढ़ जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, फिर उसको ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। पाइल्स का ऑपरेशन होता है। यहाँ देखो, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है, सीकम में प्रवेश करेगा। सीकम के पास होती है आपकी अपेंडिक्स की नस, अपेंडिक्स वाली जो नस होती है उसका काम होता है आपका कच्चा भोजन जो आप खाते हैं उसको पचाने का काम करती है, ठीक है। इसमें भी गंदगी अगर हो जाती इकट्ठी तो इसमें ही ये सड़ने लगती है, या ये किसी काम वैसी किसी काम की नहीं होती, इसका काम होता है सिर्फ कच्ची चीज जैसे कोई खाता है उसको पाचन का काम करती है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। देखो जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है, यह सेल्यूलीज को पचाता है, यानी कि कच्चे भोजन। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। जानवरों क्यों है मुख्य? क्योंकि जानवर ज़्यादातर कच्चा ही माल खाते हैं। जैसे जानवर घास फूस खाते तो कच्चा ही खाते हैं। वैसे अंग को अवशोषी अंग कहते हैं, जो शरीर में तो होता है किंतु किसी काम का नहीं होता। अफसोस यानी अपेंडिक्स अगर हट जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका काम होता है स्पेशली कच्चे माल को पचाना। लेकिन माल अगर जैसे कोई चीज़ खाते हैं, अगर ये नहीं अपेंडिक्स तो बाकी छोटी आंत हमारी काम कर देती है। जैसे अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्री मोलर, पिन्ना, कार्पल, त्वचा के बाद, ये किसी काम के नहीं होते हैं, ये साइड की चीज़ होते हैं। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होते हैं, जिससे जल अवशोषित होता है। कालोन, जी आपके ये कालोन वाले भाग चालू हो जाते हैं, यहाँ से जल अवशोषित होता है। कालोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो चिपचिपा, जो भोजन को क्या करते चिपचिपा बना देता है, पाचन करने में आसानी रहती। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा करता है। अपशिष्ट पदार्थ मलाशय जमा करेगा, गूदा द्वारा बाहर निकल जाएगा और गूदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो ये छोटियाँ, इसमें भी देख सकते हो छोटी आंत के बाद आगे बड़ी आंत, ये आपका अपेंडिक्स वाला। और सीकम में ये कैलोन में, यहाँ से ये 2-3 कैलोन के भाग होते हैं, यहाँ से जाता हुआ यहाँ से मलाशय से बाहर निकल जाता है। ये आपके लिए फिगर बना भी दिया, ठीक है। अब पाचन की देख लो क्रिया कैसे होती है। लास्ट पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था में होती है। कौन कौन से? अंतःग्रहण, जब हमने भोजन अपना निकला, उसके बाद पाचन हुआ, पेट में आया भोजन, उसके बाद क्या हुआ? अवशोषण हुआ, कोश शाखाओं द्वारा, कोशिकाएं होती हैं वो सोख लेती हैं, अपने प्रोटीन लेती है, कहीं कुछ लेती हैं,
और बाकी का स्वांगीकरण होता है, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी में मल त्याग देते हैं। देखो अंतःग्रहण क्या होता है, अंतःग्रहण भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन जहाँ से हमने निगला, उसके बाद क्या होता है, पाचन, डाइजेशन होता है। भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ये पेट में होता है, टूट जाता है। अवशोषण शॉर्ट फॉर्म में देख लो, बाकी इसके बारे में आपने पूरी जानकारी करी ली है। अवशोषण क्या करता है, पचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उसे अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मल त्याग लास्ट भाग, पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया मल त्याग कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका लास्ट हो जाता, भोजन हमने खाया, खाने के बाद कहाँ गया, मुखवा में, उसके बाद कहाँ गया, आहार नाल में, उसके बाद कहाँ गया इसका, आपके पेट में, आमाशय में, आमाशय में जाने के बाद आपका कहाँ गया भोजन, छोटी आंत में, छोटी आंत में जाने के बाद कहाँ गया आपका, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता। बाकी के बीच बीच में जो क्रियाएं होती रहती हैं, जिसको कोशिकाओं को जो काम पड़ता है, प्रोटीन, ऑक्सीजन वगैरह, ऊर्जा वगैरह अवशोषित बीच में होता रहता, बाकी का बचा हुआ मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यही है आपका डाइजेशन सिस्टम। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, जरूर इसके बारे में अपनी राय शेयर करें, और सेशन के बारे में जानकारी करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।